कंफर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक मेथड करना पड़ता है। स्क्रीनिंग मेथड जस्ट रूल आउट करने के लिए रहता है, पीपल को स्क्रीनिंग करने के लिए, जो लो कॉस्ट रहता है और लो रिस्क वेरिएशन में हम कर सकते हैं। दोनों की लिमिटेशन क्या रहती है? तो स्क्रीनिंग मेथड और डायग्नोस्टिक मेथड दोनों में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ व्हाट इज स्क्रीनिंग मेथड? सो स्क्रीनिंग मेथड है कि जो प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं करता है, वो सिर्फ सिग्नल बताता है कि ये टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट किस कौन कौन से केस के अंदर करना चाहिए। स्क्रीनिंग मेथड जो है वो लो कॉस्ट रहता है और तुरंत रिजल्ट देता है, बल्कि डायग्नोस्टिक टेस्ट जो रहता है वो मोर एक्सपेंसिव रहता है और उसका रिजल्ट 3 वीक्स 4 वीक्स के बाद हमें मिलता है। दोनों के अंदर फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव का चांसेस रहते हैं। फॉल्स पॉजिटिव मतलब जिसके अंदर एक्चुअली कोई मार्कर नहीं है पर उसका रिजल्ट पॉजिटिव इंडिकेट करता है, उसको फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं। फॉल्स नेगेटिव मीन्स जिसके अंदर एक्चुअली बायोकेमिकल मार्कर है पर रिजल्ट नेगेटिव दिखाता है। वो बायोकेमिकल वैल्यू बीटा एचसीजी की वजह से फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, फॉल्स नेगेटिव भी आता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। स्क्रीनिंग मेथड के अंदर दो टेस्ट आते हैं। एक तो ब्लड टेस्ट आता है, दूसरा सोनोग्राफी रहता है। सोनोग्राफी की सेंसिटिविटी 19% रहती है, 90%। और ब्लड टेस्ट के अंदर दो पॉइंट्स रहते हैं, जिसमें वो पहला है डबल मार्कर या फिर क्वाड्रुपल मार्कर। डबल मार्कर की सेंसिटिविटी 92% है, क्वाड्रुपल मार्कर की सेंसिटिविटी 91% है। और ज़्यादा सेंसिटिविटी वाला दूसरा ब्लड टेस्ट के अंदर स्क्रीनिंग मेथड रहता है एनआईपीटी, जिसकी सेंसिटिविटी 96% रहती है। सो डबल मार्कर क्या है, व्हाट इज डबल मार्कर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डबल मार्कर जो रहता है उसको हम ड्यूअल मार्कर भी बोलते हैं, दोनों सेम ही नेम है, सिनोनिम से। तो अभी डबल मार्कर के अंदर क्या क्या एसेस करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बीटा एचसीजी वैल्यू, पेपे वैल्यू मीन्स प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन इन ब्लड, नकल ट्रांसल्यूसेंसी ऑफ बेबी, नेजल बोन स्टेटस, मैटरनल एज, मैटरनल वेट एंड जेस्टेशनल एज ऑफ फिटस। तो अब हर एक 5 पॉइंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बीटा एचसीजी क्या है? तो बीटा एचसीजी प्लासेंटा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ एक हार्मोन है, जो स्टार्टिंग में 8 to 10 वीक्स के अंदर बढ़ता है, उसके बाद कम होता है और आफ्टर 16 to 18 वीक्स स्टेबल हो जाता है। उसका वैल्यू हमें चेक करना रहता है। बीटा एचसीजी का वैल्यू चेक करके डबल मार्कर में उसका रिपोर्ट देते हैं। पेपे क्या है? तो पेपे प्लासेंटा के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ एक प्रोटीन है, जिसका वैल्यू प्रेगनेंसी में थ्रू आउट सेम रहता है और लास्ट में थोड़ा बढ़ता है। डबल मार्कर टेस्ट के अंदर एक तीसरा मार्कर रहता है नकल ट्रांसल्यूसेंसी। तो नकल ट्रांसल्यूसेंसी क्या होता है? जो हम सोनोग्राफी करते हैं बच्चे का तीसरे महीने में, एंटी स्कैन जिसे बोलते हैं। एंटी स्कैन में बच्चे का मिड सैजिटल सेक्शन लेते हैं, जिसमें बैक साइड पे दोनों आप एंटी लिखा हुआ मेजर कर पा रहे हो, तो बैक साइड पे फ्लूइड जमा हुआ रहता है बच्चे के सराउंडिंग में। वो फ्लूइड का मेजरमेंट चेक करना रहता है स्किन के नीचे का, बेबी के नेक के साइड पे। वो मेजरमेंट को नकल ट्रांसल्यूसेंसी बोलते हैं, जो सोनोग्राफी में हम लोग मेजर करते हैं, कोई भी फीटल मेडिसिन डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट। नकल ट्रांसल्यूसेंसी कब मेजर करनी चाहिए? तो उसके दो पैरामीटर रहते हैं कि जब फीटस का जेस्टेशनल एज 11 वीक्स से लेके 13 वीक्स 6 डेज तक रहता है, और दूसरा उसका क्राउन रम्प लेंथ, जो सोनोग्राफी में दिखा रहे हैं कि क्राउन मतलब हेड से लेके रम्प तक मतलब लेग तक, उसका जो लेंथ कितना रहता है, तो उसका मेजरमेंट 45 to 84 मिलीमीटर तक रहता है। ये उन दोनों का, ये नकल ट्रांसल्यूसेंसी का कट ऑफ वैल्यू है। मतलब अगर 13 वीक्स 6 डेज के ऊपर हम नकल ट्रांसल्यूसेंसी मेजर करते हैं तो वो वैल्यू दिखाएगा, लेकिन उसके बाद हम डबल मार्कर वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए ये पैरामीटर रहते हैं। तो इसके कट ऑफ में ही हमें मेजर करके डबल मार्कर का रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है। आगे रहता है नेजल बोन स्टेटस। तो वही एंटी स्कैन में हम बच्चे का मिड सैजिटल सेक्शन लेंगे और नेजल बोन को हम मेजर करेंगे, जो आपको फिगर में दिखा रहा है। फर्स्ट फिगर में जो है वो येलो कलर का पैलेट है, हार्ड पैलेट जिसे बोलते हैं। उसके ऊपर दो लाइन आएगी इक्वल टू वाली। ऊपर की जो लाइट लाइन रहेगी उसको वो स्किन फोल्ड बोलते हैं, और उसके नीचे जो है उसको नेजल बोन बोलते हैं। ये नेजल बोन दिखा रहा है। इधर दूसरे इमेज में वो नेजल बोन का लेंथ मेजर किया है, जो कितना रहता है, उसका नॉर्मोग्राम रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर ये जो फोर्थ इमेज है, आप सेकंड और ये फोर्थ इमेज कंपेयर कीजिए। तो सेकंड इमेज में नेजल बोन हाइपर इकोइक दिखा रहा है, स्किन फोल्ड के नीचे सेकंड लाइन है, तो नेजल बोन प्रेजेंट है। लेकिन फोर्थ इमेज में जाएंगे तो नीचे डार्क हाइपर इकोइक व्हाइट कलर की लाइन नहीं दिख रही है, तो वो दिखाता है कि वो नेजल बोन एब्सेंट है।
और थर्ड इमेज के अंदर जो भी लेंथ मेजर किया नेजल बोन का, वो थोड़ी कम है, छोटी है, मतलब उसको हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन बोलते हैं। तो कम बना हुआ है, बोन का ग्रोथ कम हुआ है, ऐसा दिखाते हैं। ऐसे चार इमेज रहते हैं। तो वो एक सॉफ्ट मार्कर है नेजल बोन। वो एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है या हाइपोप्लास्टिक रहता है। जो क्या इंडिकेट करता है कि डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, मतलब उसके जो सॉफ्ट मार्कर अलग अलग रहते हैं, कि एब्सेंट नेजल बोन रहता है, नकल ट्रांसलूसेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है, शॉर्ट ह्यूमरस रहता है, शॉर्ट फीमर रहता है, इकोजेनिक वोवेल रहता है। उसमें से एक मार्कर है कि एब्सेंट नेजल बोन है, तो वो ट्राइसोमी 21 होने का इंडिकेट करती है। इसके लिए हमें डिटेल में आगे की जांच करनी रहती है। जो डबल मार्कर है एनएचबीटी हम डिस्कस करेंगे फिलहाल। नेजल बोन जो स्टेटस है उसका, ये नॉर्मोग्राम है। तो फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे 11 to 12 वीक्स। उसके अंदर नॉर्मली एवरेज 1.9 मिलीमीटर से या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जेस्टेशनल एज के हिसाब से नेजल बोन की लेंथ कितनी होनी चाहिए उसका ये नॉर्मोग्राम दिखा रहा है। जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ते हैं वैसे मीन फिफ्थ सेंटाइल वाली नेजल बोन की लेंथ भी बढ़ती जाती है। अगर उतने वीक्स पे अगर ये लेंथ कम है तो उसको हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन बोलेंगे। या फिर नेजल बोन दिख ही नहीं रहा है, जैसे ये लास्ट फोर्थ इमेज में है, तो उसको एब्सेंट नेजल बोन भी बोलते हैं। अगर एब्सेंट नेजल बोन है तो उसके हिसाब से डबल मार्कर का ये रिपोर्ट जनरेट होगा। ये जो 5 पैरामीटर है वो डाल के, वो सॉफ्टवेयर रहता है जिसके अंदर पांचों की वैल्यू डालनी रहती है, और फाइनल रिपोर्ट जनरेट होता है कि डबल मार्कर में हाई रिस्क है, लो रिस्क है, जो हम आगे की रिपोर्ट देख लेंगे। अभी डबल मार्कर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई इट इज डन। तो डबल मार्कर का आइडल टाइम क्या रहता है? तो एंटी स्कैन करते हैं, उसके बाद उसके जो बेबी के पैरामीटर लिए रहते हैं उसके बाद करना रहता है। इसके लिए जेस्टेशनल एज 10 वीक से लेकर 13 वीक 6 डेज तक करते हैं। डबल मार्कर के लिए ब्लड का सैंपल लेना रहता है, जो लैब में जाते हैं और प्रोसेस करते हैं। बाकी के क्या क्या मार्कर रहते हैं डबल मार्कर के अलावा, ऑप्शनल क्या रहता है? तो और दो रहता है कि ट्रिपल मार्कर एंड क्वाड्रुपल मार्कर। नावेडेज ट्रिपल मार्कर इज आउटडेटेड, ऑब्सोलेट हो गया है। वो भी पहले करते थे, अभी कोई यूज नहीं करता है, कोई लैब वाले भी यूज नहीं करते, नहीं करना चाहिए उसको। और क्वाड्रुपल मार्कर जो एक रहता है, जिसके लिए जेस्टेशनल एज बच्चे का 15 वीक से 22 वीक से। कभी कभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी का पेशेंट आया, ऑलरेडी 15 16 वीक्स हो चुका है, आगे एंटी स्कैन डबल मार्कर का टाइम चला गया है, तो उसके केस में हमें क्वाड्रुपल मार्कर करना चाहिए। जो ये जेस्टेशनल एज के बीच में करते हैं, 15 से 22 तक करते हैं। वो क्या मेजर करते हैं? उसके अंदर चार हार्मोन लेते हैं: अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा एचसीजी, एस्ट्राडायोल एंड इनिबिन ए। ये चारों का वैल्यू मेजर करके रिपोर्ट जनरेट होता है, जिसको क्वाड्रुपल मार्कर बोलते हैं। ये क्वाड्रुपल मार्कर जो होता है वो ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18 को रूल आउट करने के लिए भी करते हैं, सेम क्रोमोसोमल एनोमली रूल आउट करने के लिए करते हैं। और स्पाइना बाइफिडा भी उसमें इंक्लूड होता है, वो भी रूल आउट हो सकती है कि वो है कि नहीं है। आगे जाएंगे तो डबल मार्कर टेस्ट कब करना चाहिए, क्या रूल आउट करने के लिए करना चाहिए। तो हमारे ह्यूमन के अंदर आप सबको पता रहेगा कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स रहते हैं, 46 टोटल। तो 21st नंबर का जो रहता है उसमें ट्राइसोमी रहती है। पेयर की बजाय तीन क्रोमोसोम रहे तो उसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, जो डाउन सिंड्रोम दिखाता है। वैसे ही सेम 18 नंबर में ट्राइसोमी होता है तो उसको एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। और 13 नंबर पे क्रोमोसोम में ट्राइसोमी रहे, तीन क्रोमोसोम रहे, तो उसको पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं। जो तीन क्रोमोसोम दिखा रहे हैं, इसमें डाउन सिंड्रोम में 21 वाले तीन है, ये 18 नंबर वाले तीन है, और 13 क्रोमोसोम वाले तीन ट्राइसोमी है। हाँ, ये खास हमें ध्यान रखना है कि डबल मार्कर जो रहता है वो सिर्फ ये तीन क्रोमोसोमल एनोमली रूल आउट करने के लिए करते हैं। पर कोई भी सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जीनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि 22q11 माइक्रो डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ऐसी कोई भी जीनेटिक डिसऑर्डर हमें डबल मार्कर में पता नहीं चलती है। तो ये इसका लिमिटेशन रहता है। अगर जीनेटिक डिसऑर्डर जानना है तो फिर उसके लिए amniocentesis रहता है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करते हैं, जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग मेथड के अंदर सिर्फ ये तीन क्रोमोसोमल एनोमली रूल आउट कर सकते हैं हम लोग। डबल मार्कर का इंडिकेशन क्या रहता है, कब करना चाहिए? आइडियली डबल मार्कर तो वैसे लो कॉस्ट रहता है, तो हर एक पेशेंट में हम ऐसे स्क्रीनिंग मेथड कर सकते हैं। उसका कॉस्ट अराउंड 1400 से 2000 तक रहता है मैक्सिमम। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में एंटी स्कैन के बाद हर एक पेशेंट का ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। डबल मार्कर की वजह से हम बायोकेमिकल असेसमेंट भी पता चल जाता है, बीटा एचसीजी का कितना वैल्यू है, मदर मेटरनल सेल के अंदर टापे का कितना वैल्यू है, वो सब पता चलता है। और अगर मल्टीपल जेस्टेशन है, जैसे कि ट्विंस है या फिर ट्रिपलेट है, क्वाड्रुपलेट है, तो उसके अंदर भी डबल मार्कर यूज होता है।
जिसके अंदर हम अगर ट्विंस है तो दोनों बच्चे का नकल ट्रांसल्यूशन भी देखेंगे, नेजल बोन का स्टेटस देखेंगे, और मदर से अंदर से बीटा HCG और पापे का वैल्यू कलेक्ट करेंगे, और उसके ऊपर से डबल मार्कर का रिपोर्ट जनरेट होता है। डबल मार्कर हमें कब नहीं करना चाहिए? तो जैसे कि अगर एंटी स्कैन में CRL का वैल्यू, मतलब जो हमने आगे डिस्कस किया कि बच्चे का लेंथ 45 मिलीमीटर से 84 मिलीमीटर तक हो तो ही कर पाते, वो कट ऑफ वैल्यू है। अगर CRL 84 से ज़्यादा है तो डबल मार्कर के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उसके बाद हार्मोनल बीटा HCG का वैल्यू बढ़ने लगता है ड्रास्टिकली, तो वो गलत रिपोर्ट आती है, फॉल्स पॉजिटिव इंडिकेट करता है। वैसे ही ऑपोजिट साइड अगर 45 से कम है तो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट जनरेट करता है। तो CRL का वैल्यू अगर 45 से 84 के बीच में है तो वो हम उसके टाइम पे ही डबल मार्कर करना चाहिए। अगर बाहर है तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है। अगर मदर मैटरनल एज 35 से ज़्यादा रहती है तो वो हाई रिस्क में बन जाता है मैटरनल एज के हिसाब से, तो उसके लिए डबल मार्कर की सेंसिटिविटी कम रहती है, जिसके लिए हमें हायर सेंसिटिव वाले NIPT में जाना चाहिए। तो अगर मैटरनल एज 35 से ज़्यादा है तो उसमें भी डबल मार्कर हमें ऑप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी कम रहेगी। दूसरा, आगे अगर फैमिली में कहीं पे क्रोमोसोमल एनोमली का हिस्ट्री है, या वही पेशेंट के अंदर आगे सेम अगले वाले जेस्टेशन में क्रोमोसोमल एनोमली का डायग्नोस हो चुका हो, तो वो सब केस में ये लो सेंसिटिव वाला स्क्रीनिंग मेथड ऑप्ट नहीं करना चाहिए, उसके लिए हायर मेथड में जाना चाहिए। NIPT है, एमनियोसेंटेसिस है। अगर फोर्थ पॉइंट, अगर इसका बच्चे का जेस्टेशनल एज 14 वीक्स या उससे ज़्यादा है तो भी सेम उसका लेंथ बढ़ जाएगा 84 मिलीमीटर से, तो उसके लिए भी हम डबल मार्कर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। और फिफ्थ पॉइंट, कि अगर मल्टीपल जेस्टेशन है जिसके अंदर एक फीटस तो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है लेकिन दूसरा फीटस जो है उसका फीटल पोल प्रेजेंट है लेकिन कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट है, जिसको वेनिस फीटस बोलते हैं। जनरली क्या होता है, फीटल पोल रहता है ना, तो वो बीटा HCG हार्मोन सीक्रेट करता रहता है जो मैटरनल ब्लड के अंदर मिक्स होके सर्कुलेट होता है। तो अगर फीटल पोल प्रेजेंट है वेनिस फीटस का तो वो भी फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट देता है। तो वो केस, वैसे केस में भी हमें डबल मार्कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीटा HCG ज़्यादा रहेगा तो हाई रिस्क दिखाएगा और गलत रिपोर्ट आएगी जो फॉल्स पॉजिटिव दिखाएगा। सो वैसे केस में भी हमें डबल मार्कर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं करना चाहिए। दूसरा, क्वाड्रुपल मार्कर का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहता है, कब नहीं करना चाहिए? तो क्वाड्रुपल मार्कर जैसे हमने आगे देखा कि क्वाड्रुपल मार्कर सोनोग्राफी डिपेंडेंट नहीं है, उसमें सिर्फ ये 4 हार्मोन मेजर करते हैं। तो बच्चे का कोई ग्रोथ पैरामीटर उसमें अप्लाई नहीं होता है, जैसे कि नकल ट्रांसलूसेंसी, नेजल बोन, सिर्फ BPD मेजरमेंट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। तो क्वाड्रुपल मार्कर सोनोग्राफी डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो जिसके लिए हमें मल्टीपल जेस्टेशन हो तो क्वाड्रुपल मार्कर नहीं ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि कौन से बच्चे का कौन सा अल्फा प्रोटीन बच्चे में सैंपल में से लिया है वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। किनिबिन जो मैटरनल ब्लड में से हमने लिया है वो कौन से बच्चे का है वो डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता है। और सोनोग्राफी का NT NP तो इसमें मेजर करते ही नहीं है। तो क्वाड्रुपल मार्कर भी अगर ट्विन जेस्टेशन है तो फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट देता है, तो उसमें भी नहीं करना चाहिए। अगर डबल मार्कर किया हुआ है उसमें हाई रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क आया, मीन्स प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क दिखा रही है बायोकेमिकल लेवल पे, तो उसके लिए हमें हायर सेंसिटिव वाले NIPT या फिर एमनियोसेंटेसिस में जाना चाहिए। क्वाड्रुपल मार्कर करने से ओनली कॉस्ट बढ़ेगा पेशेंट का, और फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी एक स्क्रीनिंग मेथड ही है। तो डबल मार्कर अगर हाई रिस्क आता है तो उसमें भी क्वाड्रुपल मार्कर कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है। जेस्टेशनल एज अगर बच्चे का फिटस का 15 वीक से कम है या फिर 22 वीक से ज़्यादा है तो वो भी कट ऑफ वैल्यू रहता है क्वाड्रुपल मार्कर के लिए। तो उसके बाहर वाले लिमिट में भी हमें क्वाड्रुपल मार्कर में नहीं जाना चाहिए। क्वाड्रुपल मार्कर USG डिपेंडेंट स्क्रीनिंग मेथड नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट NIPT. NIPT इज नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल स्क्रीनिंग टेस्ट। NIPT क्या है? तो NIPT वो हम मैटरनल ब्लड लेते हैं, उसके अंदर बच्चे का जो रहता है फिटल सेल, जिसको सेल फ्री फिटल DNA बोलते हैं, जो प्लासेंटा के सिंसिटिव ब्लास्ट से सीक्रेट हुआ रहता है और मैटरनल ब्लड में सर्कुलेट होता है। जैसे कि ये बच्चा है उसमें से प्लासेंटा में से सेल फ्री फिटल DNA सीक्रेट होगा और मदर मैटरनल सर्कुलेशन में जाएगा, तो मैटरनल ब्लड लेंगे, उसमें से फिटल्स के सेल हम वो लेबोरेटरी वाले अलग करेंगे और उसको एसेस करके क्रोमोसोमल स्टडी करके रिपोर्ट देते हैं, जिसको NIPT बोलते हैं। NIPT हमें कब करना चाहिए? तो 10 वीक्स के बाद हम NIPT कभी तक टिल टर्म तक कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले बच्चे का फिटल सेल पूरा ग्रोथ नहीं बना हुआ रहता है। 10 वीक्स के बाद बेसिक स्ट्रक्चर बन जाता है तो सेल फ्री DNA फिर एक बेरियर को क्रॉस करके मैटरनल ब्लड में सर्कुलेट होता है।
फीटल फ्रैक्शन के लिए हमें जो भी मैटरनल ब्लड लिया उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। जैसे कि मैटरनल ब्लड लिया, उसके अंदर टिपिकली 4% से ज़्यादा फीटल सेल फ्री डीएनए होना चाहिए। अगर उससे भी कम है, कभी कभी कुछ केस में रहता है कि बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते, तो उसमें भी एनआईपीटी नहीं हो पाता है और उसका लिमिटेशन बन जाता है। तो 4% से ज़्यादा फीटल फ्रैक्शन हो मैटरनल ब्लड में, वो सैंपल में से ही हम एनआईपीटी कर सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी 96% रहती है और फॉल्स पॉजिटिव रेट की संभावना 4 to 5% रहती है। एनआईपीटी क्या रूल आउट करने के लिए, क्या इवेल्युएट करने के लिए करते हैं, तो ऑल द क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटीज। डबल मार्कर में सिर्फ 3 क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटीज देखते हैं, जो ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 13 एंड ट्राइसोमी 18। बल्कि एनआईपीटी के अंदर ऑल फर्स्ट टू 23rd पेयर ऑल द क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटीज, जैसे कि मोनोसोमी, ट्राइप्लोइडी, टेट्राप्लोइडी, इंक्लूडिंग डबल मार्कर वाली ऑल द क्रोमोसोमल एनेप्लोइडी, वो सब एसेस करने के लिए एनआईपीटी टेस्ट करवाते हैं। इंडिकेशन ऑफ एनआईपीटी, अगर फैमिली में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है आगे फैमिली हिस्ट्री के अंदर, या वही पेशेंट के अगले वाले प्रीवियस स्टेशन में कोई डिसऑर्डर है क्रोमोसोमल, तो उसके लिए हमें, मतलब वो पेशेंट हाई रिस्क बन जाता है, तो हाई रिस्क के लिए हमें एनआईपीटी का रिपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए जो सेंसिटिविटी 96% रहती है। दूसरा, अगर मेटर्नल एज 35 या उससे ज़्यादा है, जैसे जैसे मेटर्नल एज बढ़ता है वैसे डाउन सिंड्रोम के चांसेस बच्चे के अंदर बढ़ते जाते हैं, एन्यूप्लोइडी मार्कर बढ़ते जाते हैं, तो वैसे केस में हमें हायर सेंसिटिविटी वाला एनआईपीटी ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। वैसे एनआईपीटी स्क्रीनिंग मेथड है, यंगर वुमन के अंदर भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी डिटेक्ट करने के लिए करवा सकते हैं, कोई उसका लिमिटेशन नहीं है। पर ऐसे केस के अंदर तो डेफिनेटली एनआईपीटी में ही जाना चाहिए, डबल मार्कर ऑप्ट ना करते हुए। और यंगर पेशेंट में भी हमें एनआईपीटी करना हो तो कर सकते हैं। एनआईपीटी कोई सोनोग्राफी के मेजरमेंट या मार्कर के डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो सेल्फ रिपीटर डीएनए रहते हैं और उसमें से 23 पेयर क्रोमोसोम का असेसमेंट करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एनआईपीटी, एनआईपीटी कब नहीं करना चाहिए, तो ट्विंस जेस्टेशन जिसमें सिर्फ मैटरनल ब्लड लेते हैं, तो अगर 2 बच्चे रहेंगे तो जो भी सेल फ्री डीएनए लिया है वो कौन से वाला फर्स्ट फीटस का है, कौन सा सेकंड फीटस का है, वो हम रूल आउट नहीं कर पाते हैं। ये डबल मार्कर में क्या सोनोग्राफी से हम रूल आउट कर पाते हैं, एंटी का वैल्यू, नेचुरल बोन का वैल्यू, ये फर्स्ट का है सेकंड का है। पर एनआईपीटी में सोनोग्राफी का कोई रोल नहीं है, तो उसके अंदर हम रूल आउट करना पॉसिबल नहीं होता है सिर्फ ब्लड के सैंपल के इस ऊपर से, तो ट्विंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है एनआईपीटी। दूसरा, अगर फीटल पोल प्रेजेंट है, एक वेनिस फीटस है, भले कनेक्टिविटी नहीं है, पर वो भी सेल फ्री डीएनए उसके सेल भी मैटरनल ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, जिसमें से दोनों में से किसमें प्रॉब्लम है, एनोमली, वो रूल आउट करना पॉसिबल नहीं रहता है, तो वैसे वेनिस फीटल पोल वाले केस में भी हमें एनआईपीटी नहीं करना चाहिए। अगर डबल मार्कर का रिपोर्ट है जो हाई रिस्क दिखा रहा है, 1 in 250 फॉर ट्राइसोमी 21, 18 या 13 हाई रिस्क है, तो फिर एनआईपीटी में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए डायरेक्ट टेस्टिंग जो रहता है एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैंपलिंग में जाना चाहिए, क्योंकि ये स्क्रीनिंग मेथड है जो हमें हाई रिस्क दिखा रहा है, तो उसके लिए हमें कंफर्म करना रहता है, तो उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट ये 2 रहते हैं, उसमें जाना चाहिए। पर एनआईपीटी वो भी एक स्क्रीनिंग मेथड ही है जिसकी सिर्फ सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो अगर ये हाई रिस्क दिखाया, दूसरा सेंसिटिव, हाँ स्क्रीनिंग मेथड एनआईपीटी वाला वो भी 96% सेंसिटिव, वो भी हाई रिस्क दिखाते हैं, तो भी हमें कंफर्म करने के लिए एमनियोसेंटेसिस तो करना ही पड़ता है। तो अगर ड्यूबल मार्कर में हाई रिस्क है तो डायरेक्ट हमें एमनियोसेंटेसिस या फिर कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करना चाहिए, जिसका लिमिटेशन ये इसके हिसाब से रहता है कि कोरियोनिक विलस सैंपलिंग 12 to 14 वीक्स में कर सकते हैं और एमनियोसेंटेसिस 16 वीक्स ऑनवर्ड्स कभी भी कर सकते हैं। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे कि आगे हमने डिस्कस किया कि डुप्लीकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर एनआईपीटी रूल आउट नहीं करता है, वो सिर्फ क्रोमोसोमल एनोमली रूल आउट करता है 23 पेयर में जो रहती है, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स रहते हैं वो रूल आउट, जेनेटिक एनोमली अगर कोई भी है तो एनआईपीटी वो इंडिकेट नहीं करता है, तो इसका लिमिटेशन रहता है। तो अगर अगले वाले बच्चे में कोई जेनेटिक एबनॉर्मालिटी है या फैमिली में है, तो उसके लिए हमें एमनियोसेंटेसिस ऑप्ट करना चाहिए। एनआईपीटी का वो लिमिटेशन रहता है कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं रूल आउट कर पाता है। एनआईपीटी वो एक स्क्रीनिंग मेथड है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, जो कंफर्म डायग्नोसिस नहीं बता पाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू रीड डबल मार्कर रिपोर्ट। सो पहले, मतलब कुछ टाइम पहले ये वैल्यूज पैरामीटर्स यूज होते थे कि हाई रिस्क, इंटरमीडिएट एंड लो रिस्क। अगर डाउन सिंड्रोम का मार्कर में से फाइनल रिस्क
ग्रेटर देन 1 in 1000 है तो उसको लो रिस्क बोलते थे। अगर 1 in 250 में से 1000 है तो उसको इंटरमीडिएट रिस्क बोलते हैं। और अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन 1 in 250 है, अगर वो वैल्यू दोनों के बीच में आता है तो उसको हाई रिस्क बोलते हैं। मतलब 250 में से एक बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम होने की संभावनाएं रहती है, ऐसा इंडिकेट करता है ये। वो थोड़े अर्लियर कट ऑफ थे, लेकिन अभी थोड़ा अपग्रेड हो गया है। न्यू रिवाइज कट ऑफ क्या है कि हाई रिस्क एंड लो रिस्क, इंटरमीडिएट अभी कुछ लैब वाले यूज नहीं करते हैं। तो हाई रिस्क अपडेटेड कट ऑफ के हिसाब से हाई रिस्क क्या है, तो 1 in 1 to 1 in 250, अगर इसके बीच में फाइनल रिस्क आता है तो उसको हाई रिस्क बोलते हैं, जिसके लिए एमनियोसेंटेसिस या फिर सीवीएस करना चाहिए। अगर पेशेंट रेडी नहीं है, रिसेस प्रेगनेंसी है, तो उसके केस में हम एनआईपीटी ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर लो रिस्क, अगर वो वैल्यू 1 in 250 से ज़्यादा है, मतलब 250 से कोई भी वैल्यू ले लो, 1000, 1000, 10,000, अगर उसमें आता है तो उसको लो रिस्क बोलते हैं, जो नॉर्मल बोल सकते हैं उसको। जैसे नवे नए रिवाइज कट ऑफ वैल्यू अपडेट हो चुके हैं। डबल मार्कर का रिपोर्ट है, हाउ टू रीड डबल मार्कर रिपोर्ट। तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि बीटा HCG एंड पापे का मेजरमेंट लेते हैं, तो पापे का ये जो पेशेंट का रिपोर्ट लगाया हुआ है, पापे का वैल्यू है 4768, जिसके जिसका ये नॉर्मोग्राम पीछे लिया रहता है। अगर इतने वीक से तो इसके बीच में ये नॉर्मोग्राम रहता है, 12 वीक से तो इसके बीच में रहता है। तो इसका देखने को जाए तो ये नॉर्मल में आता है। वैसे ही बीटा HCG का जो सेम रहता है वो भी 45 है, तो वो नॉर्मल में आता है। तो आगे जाए। ये सेकंड पेज रहता है डबल मार्कर के रिपोर्ट का, जो हाउ टू रीड। तो थर्ड पेज पे दिखाते हैं कि ट्राइसोमी 21 लो रिस्क के, चार्ट में भी दिखा रहा है। नेक्स्ट ट्राइसोमी 18 में भी लो रिस्क के, ट्राइसोमी 13 में भी लो रिस्क के। तो ऐसे ही रिपोर्ट रीड करते हैं। अगर उसके वैल्यू चाहिए तो ये ऊपर दिखाए हुए हैं कि 1 in 7420, जो लो रिस्क के तीनों, ये 1 लाख है, 1 लाख है। तो सब सारे के सारे 250 में से ज्यादा है, तो सारे के सारे के लिए लो रिस्क है। तो फाइनल इसका इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है कि स्क्रीनिंग टेस्ट इज नेगेटिव, मतलब ये रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई क्रोमोसोमल एनोमली इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये डबल मार्कर का रिपोर्ट रीड कर लिया हमने। दूसरा रिपोर्ट है, अगले वाला जो किया वो नॉर्मल था। दूसरा जो है, इसका वैल्यू है, पापे का वैल्यू 3030 है, जो जेस्टेशनल एज के हिसाब से ज्यादा है। बीटा HCG का वैल्यू है वो भी जेस्टेशनल एज के हिसाब से ज्यादा दिखा रहा है। तो उसका फाइनल रिस्क जो है वो पॉजिटिव फॉर ट्राइसोमी 21 दिखा रहा है। मतलब ये इंडिकेट करता है कि इसमें ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसका सेकंड पेज हम रीड करेंगे। ट्राइसोमी 21 इंक्रीज रिस्क दिखा रहा है, ये चार्ट दिया हुआ है, जो नॉर्मल कट ऑफ वैल्यू से ज्यादा आ रहा है तो इंक्रीज रिस्क आया। दूसरा ट्राइसोमी 18 और 13 का भी लो रिस्क दिखा रहा है, ये उसका वैल्यू है कि 1 in 97, मतलब 97 में से एक बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम की संभावना रहती है। तो ऐसे केस के अंदर हमें जेनेटिक काउंसलिंग करना रहता है और जेनेटिक टेस्टिंग करना पड़ता है, जिसके लिए हम न्यूसेंटेसिस या फिर कोरियोनिक विलर सैंपलिंग के लिए हमें पेशेंट को एडवाइस करना रहता है। डबल मार्कर रिपोर्ट में जैसे हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट वाला जो केस था उसमें 7420 था, तो वो लो रिस्क में फॉल होता है। दूसरा केस डिस्कस किया वो 97 है, तो वो हाई रिस्क में फॉल होता है। अगर हाई रिस्क आया तो उसके लिए हमें कोलोनिक विलर सैंपलिंग करना चाहिए, जो 12 to 14 वीक्स के बीच में करते हैं। और एमनियोसेंटेसिस दूसरा ऑप्शन रहता है, जो 16 वीक्स या उसके ऑनवर्ड्स करते हैं। लो रिस्क है तो हमें कुछ नहीं करना है, वो नॉर्मल काउंट करते हैं। NIPT रिपोर्ट कैसे रीड करते हैं, ये NIPT एक पेशेंट का रिपोर्ट दिया हुआ है, जिसके अंदर ट्राइसोमी 21 18 13 का दिया है, और पीछे सेकंड पेज के अंदर सारे क्रोमोजोमल 1 to 23 के सारा दिया हुआ है। ये सेंसिटिविटी दिखाते हैं, हर एक क्रोमोजोम की अलग अलग रहती है। सो एवरेज देखने जाए तो एवरेज 95 to 96% के आसपास NIPT का सेंसिटिविटी रहता है। ये रिपोर्ट के अंदर लो रिस्क है फाइनली, तो ये रिपोर्ट NIPT का नॉर्मल दिखा रहा है। ऐसे NIPT का रिपोर्ट हमें रीड करता रहता है। तो नाउ कंपेयर करते हैं NIPT एंड डबल मार्कर। डबल मार्कर है वो स्क्रीन, दोनों के दोनों स्क्रीनिंग मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल मार्कर में बीटा HCG पापे वैल्यू लेते हैं, एंटी स्कैन और नेजल वन भी इंक्लूड करते हैं। NIPT के अंदर सिर्फ मैटरनल ब्लड में से सेल्फ फ्री फीटल DNA कलेक्ट करेंगे और उसको क्रोमोजोमल स्टडी के लिए भेजेंगे। डबल मार्कर है वो 11 to 13 वीक 6 डेज के अंदर कर सकते हैं। NIPT 10 वीक्स ऑनवर्ड्स कभी भी कर सकते हैं। सेंसिटिविटी, डबल मार्कर की सेंसिटिविटी 92% रहती है, जिसमें नकल ट्रांसल्यूशन की नेचर वन का स्टेटस भी इंक्लूड हो जाता है।
और NIPT जो है वो 96% सेंसिटिव रहता है, हर एक क्रोमोसोम का एवरेज निकाले तो। फॉल्स पॉजिटिव की संभावना दोनों में रहती है, वो अराउंड 4 to 5% दोनों में रहेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट, दोनों ही स्क्रीनिंग टेस्ट डायग्नोस्टिक है नहीं, उसके लिए हमें एमनियोसेंटेसिस करना पड़ता है। कॉस्ट के हिसाब से देखिए, डबल मार्कर का जो कॉस्ट है वो कम रहता है, जो हर एक पेशेंट के हम अप्लाई कर सकते हैं, हर एक पेशेंट से करवा सकते हैं, अराउंड 1500 से 2000 तक रहता है। NIPT का कॉस्ट थोड़ा कंपेरेटिवली हाई रहता है, सो हमें लो प्रोफाइल वाले पेशेंट में एडवाइस करना चाहिए, जैसे इसका कॉस्ट रहता है 4000 से लेके 10,000 तक। क्लिनिकल डिसीजन, डबल मार्कर हमें कब चूज करना चाहिए? अगर रूटीन लो रिस्क पेशेंट है, कोई हिस्ट्री नहीं है, तो लेना चाहिए। पेशेंट लो कॉस्ट मतलब एफोर्डिंग नहीं है, तो उसमें डबल मार्कर एडवाइस करना चाहिए। जेस्टेशनल एज 11 to 13 वीक 6 डेज के बीच में तो करना चाहिए। डबल मार्कर एक बायोकेमिकल प्लासेंटा से सिक्रेट होने वाले बीटा सी पापे मार्कर को भी मेजर करता है, जो एंटी स्कैन से थोड़ा ऊपर रहता है, इसके लिए सेंसिटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। NIPT कब करना चाहिए? तो अगर मेटर्नल एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, फिर प्रीवियस चाइल्ड में अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या फिर फैमिली हिस्ट्री है तो करना चाहिए। अगर एंटी स्कैन में हमें एंटी स्कैन में एंटी का वैल्यू अगर ज़्यादा मिलता है, जो नॉर्मली 2.3 मिलीमीटर तक रहता है, अगर उससे ज़्यादा आता है तो हमें ज़्यादा सेंसिटिविटी वाला NIPT टेस्ट ऑप्ट करना चाहिए। नेजल बोन अगर एब्सेंट आता है या हाइपोप्लास्टिक आता है एंटी स्कैन के अंदर, जो थोड़ा हाई रिस्क दिखाता है, तो हमें रूटीन डबल मार्कर थोड़ा अपग्रेड में जाना चाहिए, तो उसके केस में हमें NIPT करना चाहिए। अगर ड्यूबल मार्कर में भी इंटरमीडिएट रिस्क आया तो भी हमें NIPT ऑप्ट करना चाहिए। तो ये सारे इंडिकेशन देते हैं कि कब NIPT हमें करना चाहिए। रिजल्ट के हिसाब से, अगर लो रिस्क आता है डबल मार्कर या NIPT, तो सिंपल रूटीन हम एनोमली स्कैन करेंगे 18 to 22 वीक्स के आसपास। और अगर उसमें हाई रिस्क आता है तो कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या फिर एमनियोसेंटेसिस एडवाइस करेंगे, जो ये जेस्टेशन वीक्स के बीच में करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल गाइडलाइन क्या रहती है प्रेगनेंसी में? अगर 10 वीक्स से ज़्यादा है तो हम NIPT के लिए एलिजिबल बनते हैं। एंटी स्कैन के लिए 11 to 14 वीक्स में एलिजिबल रहते हैं, जो डबल मार्कर के लिए भी अप्लाई होता है। पर 18 to 22 वीक्स से तो डिटेल एनोमली स्कैन करते हैं, जिसमें हम फिटस के सारे बॉडी पार्ट्स और द ऑर्गन स्टडी करते हैं डिटेल में। और एक डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है, जो कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या फिर एमनियोसेंटेसिस, अगर ये कुछ हाई रिस्क दिखता है तो हमें डायग्नोस्टिक से द्वारा कंफर्म करना पड़ता है। NIPT सेल फ्री DNA है, बाकी ये सारे बायोकेमिकल स्क्रीनिंग रहते हैं अलग अलग, जिसमें डबल मार्कर आता है, क्वाड्रुपल आता है, एक प्री एक्लेम्पसिया स्क्रीनिंग भी आता है, जो आगे चल के प्रेगनेंसी में PIH प्री एक्लेम्पसिया आने के चांसेस है कि नहीं है, वो रूल आउट करने के लिए होता है। सो फाइनल टेक होम अवे मैसेज कि स्क्रीनिंग मेथड दोनों की दोनों डबल मार्कर और NIPT बोथ आर स्क्रीनिंग टेस्ट, नॉट डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो अगर इसमें हाई रिस्क आता है तो हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट से कंफर्म करना पड़ता है। और NIPT का एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा रहता है डबल मार्कर के कंपेरेटिवली, तो हाई रिस्क वाले केस में हमें NIPT ऑप्ट करना चाहिए, जिसकी सेंसिटिविटी 96% रहती है। अगर हम NIPT करवाते हैं या डबल मार्कर करवाते हैं, वो हमें बायोकेमिकल और या क्रोमोसोमल एनोमली रूल आउट करने के लिए करते हैं। ये एंटी स्कैन और एनोमली स्कैन का ऑप्शन नहीं रहता है। एंटी स्कैन भी करना चाहिए, एनोमली स्कैन भी करना चाहिए और NIPT भी करना चाहिए। तो कोई एक कर दिया दूसरा नहीं करेंगे तो चलेगा, वैसा नहीं रहता है। अगर फिटस के अंदर कोई स्ट्रक्चरल एनोमली है, स्ट्रक्चरल एनोमली मतलब हार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट है, किडनी के अंदर कोई डिफेक्ट है, नॉन क्रोमोसोमल फिटल एनोमली है, तो वो सब NIPT में पता नहीं चलती है। तो उसके लिए हमें फीटस का स्कैन ही करना रहता है, जो एंटी स्कैन 11 to 14 वीक्स में करते हैं और एनोमली स्कैन 18 to 22 वीक्स पे करते हैं। दूसरा, पेशेंट सेंटर्ड केयर, मतलब हमें कौन सा ऑप्ट करना है वो हमें पेशेंट को ध्यान में रखते हुए, पेशेंट का हाई रिस्क स्टेटस, लो रिस्क स्टेटस, प्रीवियस हिस्ट्री कैसा है, फाइनेंशियल कंसिडरेशन, जेस्टेशनल एज, टाइमिंग क्या है, पेशेंट कितना क्यूरियस है, वो सब देख के हमें फाइनल डिसाइड कॉल लेना पड़ता है कि NIPT करना है, डबल मार्कर करना है कि एमनियोसेंटेसिस करना है। ये सारे फैक्टर भी वो केस में मैटर करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you so much, sir. We still have 2 minutes. If anybody is having any sort of question, we can address it. One question I would like, Kunal. Some labs are now doing comprehensive plus NIPT, which यस, they say they, yes. Any take on that? कॉम्प्रिहेंसिव NIPT के अंदर वो लोग तो
थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कुछ कुछ जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होता है, पर वो अभी इतना अप्लाई नहीं हुआ है। कुछ लैब वाले किया है लेकिन प्रैक्टिकली इतना अभी यूज नहीं करते हैं। वो प्री एक्लेम्पसिया स्क्रीनिंग भी इन्वॉल्व करते हैं उसके अंदर। ઓકે, મોનોજેનિક ડિસઓર્ડર્સ બી ઇન્ક્લુડ કરે છે, પણ હવે એનું કઈ હા, સ્પેસિફિક એટલે ખબર હોય તો. એનું કોઈ લિમિટેશન એ લોકોએ ક્રાઇટેરિયા નક્કી નથી કર્યા, એટલે અમુક કરે છે અને અમુક નથી કરતા, એટલે આપણે પછી આપણે જ હેરાન થઈએ એમાં, એવું થાય પેશન્ટને એડવાઇસ કરીને. Dr. Kunal, very Yes. nice presentation. I have one query. આપણે ડબલ Yes. માર્કરમાં જ્યારે કરેક્ટેડ મોમ જોઈએ ને, એટલે આમ ડબલ માર્કર લો રિસ્ક આવ્યું હોય, પણ હા. કરેક્ટેડ મોમ જો 2 ને એનાથી વધારે હોય તો પછી એનામાં શું એડવાઇસ કરવાની પછી? જો ડબલ માર્કર જે બતાવે રિપોર્ટ, એ ફાઇનલ 5 ક્રાઇટેરિયા હતા મેં ઇન્વોલ્વ કરે કે બીટા એચસીજી પાપે, પછી એન્ટી વેલ્યુ નેઝલ બોન્ડ સ્ટેટસ, એ ફાઇનલ રિસ્ક જે આ બતાવે એ આપણે કન્સિડર કરવાનું. ક્યારેક એવું થતું હોય કે મોમ વેલ્યુ વધારે બતાવે, જે બીટા એચસીજીની વેલ્યુ બતાવતા હોય, પણ એન્ટીની વેલ્યુ નેઝલ બોન્ડની વેલ્યુ એ સોફ્ટવેરમાં આપણે ઇનપુટ આપી અને ફાઇનલ રિસ્ક જો આપણે નોર્મલ બતાવતું હોય તો પછી આપણે ફાઇનલ રિસ્ક જ કન્સિડર કરવાનું. ક્યારેક ક્યારેક મેટર્નલ સ્ટેજના લીધે બી બીટા એચસીજી વધતો હોય તો એ ફોલ્સ પોઝિટિવ બતાવે, પણ ફાઇનલી આપણે કન્સિડર ફાઇનલ રિસ્ક જ કરવાનું હોય. એ જ રિસ્કના લીધે બી ક્યારેક